नमस्कार। साहित्य तक की बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम जश्न आज़ादी के 75वें साल को समर्पित है। पूरा देश जब आज़ादी के दीवानों को याद कर रहा है, तब हम ऐसे किताबों की एक श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, चाहे वे राष्ट्र की सुरक्षा में तैनात सीमा के प्रहरी हों या हमारे वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अब देश याद भी करता है और कुछ कुछ भुला भी देता है। आज मैं एक ऐतिहासिक पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है भगत सिंह की फांसी का सच। देश के जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर इसके लेखक हैं। कुलदीप नैयर एक कूटनीतिज्ञ, एक राजनीतिज्ञ के रूप में पूरी दुनिया में उनकी छाप थी। कई किताबें उन्होंने लिखी और कई अखबारों के लिए कॉलम लिखे। बिटवीन द लाइन्स, डिस्टेंस नेबर्स, स्कूप, इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम पार्टीशन टू प्रेजेंट, इन किताबों से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे ऐसे पत्रकार, राजनेता और कूटनीतिज्ञ रहे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की दोस्ती की हमेशा तरफदारी की, इस बात की तरफदारी की कि इस देश में शांति और अमन चैन कायम हो। यह किताब भगत सिंह की फांसी का सच दरअसल उनकी अंग्रेजी में लिखी हुई पुस्तक का हिंदी अनुवाद है जिसे आनंद कुमार राय ने अनुदित किया है। कुलदीप नैयर ने यह पुस्तक भगत सिंह की याद में अपने उस दौरे को समर्पित की है जब वह पहली बार लाहौर गए और उन्होंने यह तलाश करने की कोशिश की कि वह काल कोठरी कहाँ है, वह फांसी की कोठरी कहाँ है जिसमें भगत सिंह जीवन के आखिरी पलों में मौजूद थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीन आजादी के वे सेनानी हैं जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक अलग योगदान है। यह पुस्तक शुरुआत उस दिन से होती है जब 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में अधिकारी कैदियों को अचानक कहना शुरू करते हैं शाम को कि वे अपने बैरकों में चले जाएं। कैदियों को समझ में नहीं आता है, हालांकि उस जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हैं, यह सभी कैदियों को पता होता है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यह कहा जाने लगा कि तुम लोग अपने बैरक में चले जाओ। एक नाई जो अमूमन जेल की खबरें रखता था, वह कैदियों को बताता है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज ही रात में फांसी दे दी जाएगी। हालांकि भगत सिंह जी को फांसी की सजा पहले ही सुना दी गई थी, लेकिन यह सजा उन्हें एक सप्ताह पहले दी जा रही थी। ऐसा क्यों हुआ, इस पर कुलदीप नैयर ने बड़े ही विस्तार से लिखा है। इस पुस्तक के अध्यायों में उन्होंने हर अध्याय की शुरुआत में कुछ क्रांतिकारी शेर दिए। जैसे पहला अध्याय जो है उसमें जो पहला शेर है वह मिर्जा गालिब का है। कोई दिन का मेहमान हूँ ऐ अहले महफिल, चिरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ। भगत सिंह जी की एक मैं नास्तिक क्यों हूँ कि एक पंक्ति भी यहाँ पे उपस्थित है। मैं एक मकसद के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर रहा हूँ, इससे अधिक संतोष की बात क्या होगी। यह पुस्तक यह बताती है कि जब लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ और पूरा पंजाब उबल रहा था आक्रोश में, तब भगत सिंह उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने यह माना कि लाला लाजपत राय जैसे सम्मानित नेता के ऊपर जिस तरह से वहां के पुलिस कप्तान सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, उसका सिर्फ एक उत्तर है, वह है सैंडर्स की हत्या। चूंकि भगत सिंह सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, एक क्रांतिकारी विचारधारा का पालन कर रहे थे, लेनिन वामपंथ उनका आदर्श था और वह यह मान रहे थे कि इस देश में साम्राज्यवाद का खात्मा तभी हो सकता है जब हिंसा, क्रांति
और बंदूक के रास्ते हम अपने अधिकारों को छीन लें। उनका कहना था वो निर्दोषों की हत्या नहीं करना चाहते, लेकिन जो आतताई है, जो शासक है, सत्ता वर्ग सिर्फ ताकतवर की ही भाषा सुनता है। इस सिलसिले में एक बैठक हुई। बैठक में यह तय हुआ कि इस रेलवे स्टेशन के बाहर जब सैंडर्स निकलेगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। भगत सिंह के इस अभियान में जिन लोगों को साथ देना था, यह दुर्भाग्य की बात है कि उसी में एक व्यक्ति बाद में पुलिस का मुखबिर हो गया। जिस व्यक्ति को सैंडर्स की पहचान करनी थी वह सैंडर्स को न पहचान पाया और बदले में उसका सहयोगी स्कॉट मारा गया। जब स्कॉट मार दिया गया तो भगत सिंह और उनके साथी वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद वे काफी समय तक भूमिगत रहे। भूमिगत रहने के बाद जब इनकी खोजबीन, उस घटना में ये पकड़े नहीं गए थे, न इनके खिलाफ कोई आरोप लगा था। दुर्गा भाभी के सहयोग से ये कलकत्ता चले गए, कलकत्ता के आतंकवादियों के संपर्क में आए और उस दौरान ये लोग एक छंद गुनगुनाते थे, हम रूखे टुकड़े खाएंगे, भारत पर वारे जाएंगे, हम सूखे चने चबाएंगे, भारत की बात बनाएंगे, हम नंगे उम्र बिताएंगे, भारत पर जान मिटाएंगे। सारी क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच जब इन लोगों की तलाश पंजाब में बंद हो गई और लगभग स्कॉट की हत्या की फाइल बंद कर दी गई और यह मान लिया गया कि सैंडर्स के हत्या की साजिश के साजिशकर्ताओं का सुराग सरकार को नहीं मिल रहा है या वह उन्हें दोषी नहीं साबित कर सकती, तब एक बार फिर भगत सिंह को यह लगता है कि नहीं, इस देश की बहरी हो चुकी सरकार को सुनाने के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और अपनी आवाज के समर्थन में वे लोग सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की साजिश करते हैं। साजिश या रणनीति या तैयारी करते हैं। चंद्रशेखर आजाद जो इनके नेता थे वह इस बात का समर्थन नहीं करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का मानना होता है कि भगत सिंह को इस अभियान में शामिल होने की इजाजत तभी दी जाएगी जब वे सैंडर्स हत्याकांड के समय जिस तरह फरार हो गए उसी तरह से फरार हो जाए। पहली सूची जो बनी थी उसमें भगत सिंह जी का नाम नहीं था। बावजूद इसके जब सुखदेव ने भगत सिंह का यह कहकर मजाक उड़ाया कि तुम किसी हसीना की जुल्फों के शिकार हो गए हो और हसीना की जुल्फों का शिकार होने से क्रांति और परिवर्तन नहीं होता, भगत सिंह जी को यह बात लगती है और वह दबाव देकर असेंबली में बम फेंके जाने की घटना में शामिल होने के लिए तैयार होते हैं और आजाद की मनाही के बावजूद उस टीम का सदस्य बनते हैं और इस बात से भी इनकार कर देते हैं कि बम कांड के बम फेंके जाने के बाद वे भागेंगे। वे फरार नहीं होते और उनके पास पिस्तौल थी। यह तथ्य है कि उन लोगों ने कोई गोलियां नहीं चलाई थी। यह भी तथ्य है कि उस बम कांड की तैयारी इस तरह से की गई थी जिससे एक भी व्यक्ति की जान न जाए। उन्होंने असेंबली के खाली हिस्से में बम फेंका था जिससे धुआं फैला, अफरा तफरी मच गई और इन लोगों ने जो पर्चा फेंका उस पर यह लिखा था कि हम आजाद भारत की कल्पना करते हैं, हम देश की आजादी से कम हमें कुछ भी स्वीकार नहीं है। यह एक संयोग की बात है कि जिस हस्तलिपि में वह पर्चा असेंबली में फेंका गया था लगभग वैसा ही पर्चा सैंडर्स पर गोलीकांड के दौरान भी लाहौर में लगाया गया था और इस तरह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद अंग्रेज हुकूमत उनके खिलाफ जिस तरह से कार्रवाई करती है दिखाने के लिए वह कानूनी कार्रवाई होती है, लेकिन वह कार्रवाई दरअसल उनको फांसी देने के लिए ही की जाती है। जजेस इस बात का मन बना चुके होते हैं कि वे किसी भी हालत में भगत सिंह को जिंदा बाहर नहीं आने देंगे। इस दौरान
भगत सिंह से जब मिलने उनका आखिरी इच्छा पूछने के लिए उनका वकील जाता है, तो भगत सिंह यह कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू तक मेरा आभार पहुंचाना, क्योंकि उन्होंने कोशिश की थी हमारी रिहाई के लिए। इसके अतिरिक्त गांधी और गोलमेज सम्मेलन में यह बात गांधी ने क्यों नहीं रखी थी, भगत सिंह की रिहाई की बात। गांधी ने आखिरी समय तक जो चिट्ठी लिखी, संभवतः उसके दबाव को माना जाए, या कांग्रेस का जो अधिवेशन होने वाला था उसका दबाव माना जाए, या फिर भगत सिंह की क्रांति का एक अलग डर रहा हो, इसे माना जाए। तथ्य जो भी रहे हों, भगत सिंह जी को समय से पहले उनके तीनों साथियों को, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। यह पुस्तक इतिहास के उन आत्मीय, भाव संवेदनशील और राष्ट्रभक्ति के पलों को उजागर करती है और यह भी बताती है कि हमारे आज़ादी के सेनानियों ने भारत के रूप में किस तरह के राष्ट्र की कल्पना की थी। भगत सिंह ने यह कहा था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पर हुकूमत करने वाला साम्राज्यवादी गोरा अंग्रेज है, एंग्लो इंडियन है या काला भारतीय है। वह मानते थे कि जब तक आम जनता के पास सही ताकत नहीं पहुंचती है, जब तक आम जनता के पास प्रजातंत्र, न्याय और स्वतंत्रता असली रूप में नहीं पहुंचती है, तब तक आजादी अधूरी है। शहीद भगत सिंह को और उस दौरान की राजनीति को देखने में यह पुस्तक एक नई दृष्टि देती है। उम्मीद है इस पुस्तक को खरीदकर आप देश के अमर सेनानियों के प्रति, उस स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति और वामपंथ, ईश्वर, राष्ट्र और ज्ञान के प्रति भगत सिंह के विचारों से अवगत हो पाएंगे। प्रभात पेपरबैक्स ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। 288 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य केवल 300 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक में देश के स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता संग्राम और अमरवीर जवानों को समर्पित यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में आप और किन तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में हमें जरूर लिखें। आपकी राय का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।